वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। तो नॉर्मली आप पैन कार्ड और आधार कार्ड से भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ आप एक जगह काम कर रहे हो और आपका कोई भी इनकम नहीं है, तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बेस पे भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये दो चीज़ तो होना मैंडेटरी है। एक आपका पैन कार्ड होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और फॉर्म 16 जहाँ पे आप काम करते हो तो वो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करता है, जिसको हम लोग TDS फॉर्म भी कहते हैं। तो ये अगर आपका 3 बेसिक रिक्वायरमेंट भी है आपके पास तो आप अपना रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। बट किसी के पास और भी इंफॉर्मेशन है और भी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है तो वो सारा भी पेपर उसके पास होना चाहिए, तो रिटर्न फाइलिंग करने में हेल्पफुल होता है। जैसे बैंक स्टेटमेंट, एक आदमी के पास 3-4 बैंक से सारे बैंक के स्टेटमेंट होने चाहिए उनके पास। अगर उसके पास बैंक है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, बैंक में डिपॉजिट है तो बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकता है वो। लोन स्टेटमेंट है, अगर उसका लोन चल रहा है तो लोन स्टेटमेंट लगेगा। और एनी अदर इनकम लाइक प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। तो ये डिपेंड होता है उस पर्सन का कितना इनकम है। अगर एक पर्सन खाली सैलरीड एम्प्लॉय है तो उस केस में उसको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ रहा तो पर्सन अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। बट वो पर्सन का सैलरी के साथ साथ और भी सारे इनकम है तो उस केस में उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम वाले के भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास होना चाहिए, जो हेल्पफुल होता है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। तो हम पैन कार्ड की बात कर रहे हैं तो पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना ही चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी मैंडेटरी हो गया है। आधार कार्ड का नंबर डालना इस मैंडेटरी इन इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप देखोगे सेक्शन 139AA कहता है कि इंडिविजुअल नीड टू प्रोवाइड हिज और हर आधार कार्ड डिटेल्स वाइल फाइलिंग द रिटर्न्स। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आप आधार कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने पर आपको एक इनरोलमेंट आईडी दिया जाता है, तो ये इनरोलमेंट आईडी आपको रिटर्न में डालना पड़ेगा। क्लियर? तो पहला है पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर भी आपको रिटर्न में डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद जो इनरोलमेंट आईडी आएगा वो आपको रिटर्न में डालना है। आइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 होता है एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है। जहां आप काम करते हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 देगा। ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मांग सकते हो। तो फॉर्म 16 बेसिकली क्या होता है? इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि पूरे साल भर में आपने कितना पैसा अर्न किया है और कितना TDS आपके कंपनी ने काटा है। ठीक है, तो आप कहीं भी आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ आप एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले सकते हो, तो आपको एम्प्लॉयर फॉर्म 16 दे देगा। ठीक है, तो फॉर्म 16 में देखते कुछ किन किन बातों को भी ध्यान रखना है। फॉर्म 16 में आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है। कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी एंड द अमाउंट ऑफ TDS डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। एक तो आपके पास सैलरी का डिटेल हो जाएगा, पूरे साल भर में वो कितना सैलरी मिला है। दूसरा आपको मालूम पड़ जाएगा भाई आपका TDS कितना कटा है, पूरे साल भर में कितना TDS कटा है, वो आप फॉर्म 16 में ईजिली देख सकते हो। तो इसके लिए फॉर्म 16 लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। एम्प्लॉयर से आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है फॉर्म 16 में ना 2 पार्ट्स में डेटा को डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट A एंड पार्ट B। तो ये फॉर्म 16 के अंदर ही होता है। तो जो पार्ट A होता है इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका कितना टैक्स कटा है, टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कितना टैक्स काटा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट A में दिख जाएगा, अलॉन्ग विद उसका एम्प्लॉयर का पैन नंबर एंड टैन नंबर डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो पार्ट A में आपको बेसिकली क्या दिखेगा? आपका पूरे साल भर में कितना आपने अर्न किए हैं और कितना TDS आपको काटा है। ओके, तो पार्ट B भी होता है, फॉर्म 16 का ही पार्ट है। उसमें आपको दिखेगा TDS कैलकुलेशन लाइक ग्रॉस अप सैलरी ब्रेकअप मिलेगा, एग्जेम्प्ट अलाउंस, परक्यूजिट एक्सेट्रा। तो ये पार्ट A और पार्ट B मिला के आपके पूरे साल भर में जितने आपने अर्न किए, जितना इनकम है, एग्जेम्पशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर फॉर्म 16 में मेंशन करता है। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग करने के लिए फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएंगे, हेल्पफुल होता है।
तो फॉर्म 16 आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हो, जिसमें पूरे साल भर का आपका कितने अर्न किए, कितना इनकम अपने कमाए, वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली फॉर्म 16 में हमारा जो होता है वो हमारा इनकम, कितने आपने इनकम अर्न किए पूरे साल भर में, प्लस एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस काटा है। ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहेगा जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें रिटर्न फाइल करने के लिए। तो एक तो आपको इनकम पता चल जाएगा पूरे साल भर में कितना इनकम कमाया, प्लस आपका इंसेंटिव, कमीशन, बोनस जो भी है वो सारा आपको फॉर्म 16 में दिख जाएगा। प्लस पूरे साल भर में आपका कंपनी ने कितना टीडीएस काटा है ये भी आपको फॉर्म 16 में दिख जाएगा, और किस मंथ में कितना टीडीएस काटा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 में दिखता है। आइए तो फॉर्म 16 समझ लिए, अब दूसरे फॉर्म को समझते हैं, इसको है फॉर्म 16A। तो जो सैलरी पर्सन होते हैं ना, सैलरी पर्सन के लिए हमारा नॉर्मली आप देखोगे सैलरी पर्सन के लिए जो होता है फॉर्म 16 होता है, और सैलरी पर्सन छोड़ के अदर देन सैलरी जो होता है उस केस में नॉर्मली हमें आता है फॉर्म 16A। तो मार्केट में दो फॉर्म सबसे ज़्यादा चलता है, एक फॉर्म 16 जो सैलरी वाले हैं और दूसरा है फॉर्म 16A जो अदर देन सैलरी है। ठीक है, 16B और 16C आगे देखेंगे, वो जो काफ़ी कम होता है रिक्वायरमेंट, बट मार्केट में दो ज़्यादा चलता है, एक तो फॉर्म 16 जो सैलरी वाले हैं, और अदर देन सैलरी जो भी है वो सारे के सारे फॉर्म 16A में इशू करते हैं। जैसे आपका प्रोफेशनल हो गया, रेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सब जगह आपका टीडीएस कट रहा है तो फॉर्म 16A आता है। ठीक है, तो फॉर्म 16A is issued for TDS deducted on payment of other than salary such as income from recurring deposit, fixed deposit etc. तो इस केस में अगर आपका इनकम है, एफडीज है, डिपॉजिट में है, तो उस केस में आपको फॉर्म 16A मिलेगा। तो फॉर्म 16A इशूड बाय द डायरेक्टर लाइक बैंक, कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा। तो फॉर्म 16A में अगेन वो सेम इन्फॉर्मेशन रहेगा, पूरे साल भर में आपने कितना इनकम अर्न किए और पूरे साल भर में आपका टीडीएस कितना कटा है, ये सेम चीज़, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है फॉर्म 16A में। तो फॉर्म 16A कौन देता है आपको? बैंक देता है या कॉन्ट्रैक्टर देता है, जहाँ से आपका इनकम आ रहा है। अगर आपके पास बैंक में एफडी नहीं है, डिपॉजिट नहीं, तो फॉर्म 16A नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो ही फॉर्म 16A आपको मिलेगा। जैसे आपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया तो कॉन्ट्रैक्टर वाला आपको फॉर्म 16A देगा। बैंक्स में आपका एफडी है, इंटरेस्ट है, जिसमें आपका बैंक टीडीएस काट रहा है, तो उस केस में बैंक आपको फॉर्म 16A देता है। एम्प्लॉयर में जहां आप जॉब करते हैं वो फॉर्म 16 देता है। सैलरी वालों केस में फॉर्म 16 मिलता है। अदर आपका इनकम कोई भी अदर देन सैलरी इनकम है जो आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो लोग आपको फॉर्म 16A देंगे अगर उसने आपका टीडीएस काटा है तो जो टीडीएस काटता है वो फॉर्म इशू करते हैं। अगर सामने वाले टीडीएस नहीं काटा है तो उस केस में आपको वो फॉर्म 16A नहीं देगा। तो इस बात को याद रखना, अगर सामने वाले ने आपको पैसा दिया, टीडीएस काट के दिया, तो उस केस में आप उससे मांग सकते हो भाई फॉर्म 16A दो। अगर सामने वाले ने टीडीएस ही नहीं काटा है तो फिर उस केस में आपको नहीं देगा। ठीक है, तो फॉर्म 16A देख लिए अदर देन सैलरी। आइए अब देखते हैं फॉर्म 16B क्या होता है, 16C होता है। काफ़ी छोटा टॉपिक है, सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फॉर्म 16B समझते हैं। तो फॉर्म 16B क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप एक घर ले रहे हो, अगर आप अपना घर, इफ़ ए पर्सन सेल हिज प्रॉपर्टी देन फॉर्म 16B इशूड बाय द बायर टू द सेलर। इट मीन्स अगर आपने घर बेचा है तो घर बेचने पर आपको फॉर्म 16B मिलेगा जो आपको बायर देगा। कब देगा? अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ मोर देन 50 lakhs और मोर। तो अगर आपने घर बेचा है तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो सामने वाला टीडीएस काट के आपको पैसा देगा और फॉर्म 16B देगा। इट हैज़ द डिटेल्स अबाउट टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट पेड टू द सेलर। आइए उसको एग्जाम्पल में समझते हैं फॉर्म 16B का एग्जैक्टली। तो सपोज अगर आप सेलर हैं तो आपने घर बेच दिया, ठीक है, तो सेलर सेल हिज प्रॉपर्टी टू बायर, आपने अपना घर बेच दिया बायर को और इस घर की कीमत 60 लाख रुपीज़ है। तो फॉर्म 16B कब आता है? जब आपका घर का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। तो 50 लाख से ज़्यादा है तभी फॉर्म 16B का रिक्वायरमेंट आता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो आपको प्रॉपर्टी सेल होना चाहिए, दूसरा 60 लाख 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो दो है तभी फॉर्म 16B आता है। पहला प्रॉपर्टी सेल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में सेलर सेल हिज प्रॉपर्टी टू बायर फॉर 60 lakhs। तो जो सेलर है उसने अपना घर बेच दिया है, किसको बेचा है? बायर को बेचा है। कितने में बेचा है? 60 lakhs में बेचा है। ठीक है, तो इस केस में जो बायर है, बायर, ठीक है, तो सिंस आपने घर बेच दिया है, सेलर ने घर बेच दिया है बायर को, अब बायर क्या करेगा? इसको पैसा देगा। ठीक है,
तो जब बायर पैसा देता है मतलब जो पेमेंट करता है ना वही टीडीएस काटता है। इतना बात हमेशा याद रखिएगा, जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है। तो इस केस में बायर पे कर रहा है, ठीक है। आप कहीं जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो जब एम्प्लॉयर पे करता है तो टीडीएस काट के पे करता है, तो जो पे करता है वो टीडीएस काटेगा। ओके, तो बायर विल मेक द पेमेंट डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%, ठीक है, सिंपल। तो उस केस में बायर आपको फॉर्म 16B इशू करेगा। तो फॉर्म 16B कब आता है? एक तो आप जब प्रॉपर्टी बेचते हो, दूसरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 60 लाख 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल होना चाहिए, 60 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब बायर आपको जो पेमेंट करेगा और टीडीएस काट के पेमेंट करेगा और फॉर्म 16B आपको इशू करेगा। क्लियर? तो फॉर्म 16B कब आता है? सभी को फॉर्म 16B नहीं मिलेगा। फॉर्म 16B उसी को मिलेगा जिसने अपने प्रॉपर्टी को सेल किया है 50 लाख के ऊपर। तो फॉर्म 16B उन्हीं को मिलेगा, बाकी सबको फॉर्म 16B नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए लास्ट बात देखते हैं, फॉर्म 16C ये क्या होता है। अगर आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है तो इस केस में आप टीडीएस काटोगे अगर आपने मंथली पे किया है। कितना पे किया है? 50,000 से ज़्यादा। ओके, तो इस केस में जो पे कर रहा है वो टीडीएस काटता है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, अगर आप किसी घर पे रह रहे हो और उस घर का रेंट 50,000 से ज़्यादा है तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आपको 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये उन्हीं के लिए आता है जो रेंट में रह रहे हैं और रेंट में रहने पर वो 50,000 से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो 5% टीडीएस काटेंगे और वंस इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये तभी आएगा जब आप रेंट में रह रहे हो, आप 50,000 से ज़्यादा किसी को पे कर रहे हो तो आप टीडीएस काट के उसको पे करोगे और सामने वाले को आप फॉर्म 16C इशू करोगे। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज एक आप इंडिविजुअल हो, आप एक BHK में रह रहे हो विच इज़ पेबल अ रेंट ऑफ 70,000 मंथली, ठीक है। आप 75,000 मंथली आप पे कर रहे हो। तो इस केस में आपका सिंस रेंट इज़ मोर देन 50,000, आपका रेंट 50,000 से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5% बिफोर पेइंग द रेंट टू द लैंडलॉर्ड ऑन द होल अमाउंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट टू द लैंडलॉर्ड। इट मीन्स जब भी आप पेमेंट को या तो मंथली टीडीएस काट लो या तो आप एक साथ भी टीडीएस काट सकते हो, ठीक है। तो 50,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट 6 लाख रुपीज़। अगर बीच में वो चला गया है, बीच में सपोज 9 मंथ्स के लिए ही रहा है, तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये हमारा 9 लाख का आप देख सकते हो। 5% अगर हम टीडीएस काटेंगे तो हो जाता है 45,000। तो नॉर्मली 50,000 इन ए मंथ इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 6 लाख रुपीज़ होता है। तो 6 लाख रुपीज़ में 5% टीडीएस कटेगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, 6 लाख इंटू 5%, ओके। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा वो होगा 30,000। तो अगर आपने रेंट पे किया है तो यहाँ पे हमारा 75,000 मंथली है, इसलिए यहाँ पे अगर आप 75,000 करोगे तो 75,000 इंटू 5%, 75,000 इंटू 12, तो यहाँ पे आपका 9 लाख रुपीज़ आएगा। तो ये सही एग्जाम्पल है। 75,000 पर मंथ, तो 75,000 इंटू 12 तो आपका 9 लाख होता है। 9 लाख में 5% टीडीएस, तो आप लास्ट में भी काट सकते हो या हर मंथ भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये टीडीएस काटना मैंडेटरी है अगर आप रेंट 50,000 से ज़्यादा पर पे करते हो तो, और आपको इसका फॉर्म 16C इशू करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एक्टिव बैंक, जितने भी एक्टिव बैंक है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ITR में दिखाना है, ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है और आपने एक ही बैंक अकाउंट दिखाया है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है जो एक्टिव है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ITR में दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, तो उस केस में उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको नहीं दिखाना है। बट जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट है आपके पास, बैंक चालू है, उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपको सारे बैंक का इन्फॉर्मेशन आपको आपके ITR में दिखाना पड़ता है, ये मैंडेटरी है।
बैंक अकाउंट डिटेल्स लाइक योर बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, ये सारा आपको रिटर्न में भरना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे तो सारा एक्टिव बैंक अकाउंट का नाम, नंबर, आईएफएससी कोड, सब इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ता है। उसके अलावा अगर सपोज आपके पास 3 बैंक है तो इसके अलावा एक बैंक को आपको टैग करना पड़ेगा किसमें आपको रिफंड चाहिए। अगर आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो आपका रिफंड आ रहा है तो उस केस में आप चूज कर सकते हो कि तीनों बैंक्स में किस बैंक में आपको रिफंड चाहिए। ठीक है, द अकाउंटेंट शैल सेलेक्टेड एज प्राइमरी टू असिस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिफंडिंग योर टैक्स रिफंड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर टू सच अकाउंट। तो आपके पास 3 बैंक अकाउंट में तो एक बैंक अकाउंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस बैंक अकाउंट में मुझे रिफंड चाहिए, तो डिपार्टमेंट आपको अगर रिफंड आ रहा है तो उसी केस में आपको रिफंड इस अकाउंट में दे दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स आर यूज टू चेक योर इनकम डिस्क्लोजर, हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो आप इंश्योर करिएगा आपका जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप बैंक डिटेल्स में दिखाइए। अगर आपने घर बाय किया है, सेल किया है, तो आप कुछ भी डिपार्टमेंट से मत छुपाइए, डिपार्टमेंट को सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी बड़ा ट्रांजैक्शन किए हैं तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाइए। अगर आप नहीं दिखाते हो तो डिपार्टमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाता है। आप ये मत सोचिएगा डिपार्टमेंट को पता नहीं है, सब कुछ डिपार्टमेंट को पता होता है, सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। वो जस्ट वेट करते हैं कि आप गलती करें, जैसे आप गलती करेंगे वैसे आपको नोटिस भेज देंगे। तो इससे बेटर है आप सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ करेक्ट इन रिटर्न में दिखाइए। अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी होता है, जैसे फॉर्म 26 एएस एंड आईएएस में, इसमें आपको दिखेगा आपका इनकम कितना है, अदर सोर्स में अपने प्लस टीडीएस कितना है। इनकम और टीडीएस दोनों इन्फॉर्मेशन आपको 26 एएस में भी दिख जाएगा, एआईएस और टीआईएस में भी दिख जाएगा। इसमें आपको सैलरी का भी इनकम दिखेगा, अदर देन सैलरी मतलब पूरी जहाँ की इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है, सारा इनकम और टीडीएस ये 2 फॉर्म में आपको दिख जाएगा, एआईएस और टीआईएस। ठीक है, ये आपके इनकम टैक्स पोर्टल में अवेलेबल रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लॉगिन करके देख सकते हो आपका एआईएस कितना है और टीआईएस कितना है। ठीक है, तो ये दोनों एआईएस और टीआईएस में आपको पूरे साल भर का आपका इनकम और टीडीएस, कितना शेयर्स बेचे हो, सेल किए हो, कैपिटल गेन, रिक्वायर्ड गेन, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। बैंक का इंटरेस्ट, एफडी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ईजिली अवेलेबल है। सेकेंड, आपको होम लोन स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपने लोन बाय किए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एटीसी, एटीडी, अगर आपने एलआईसी में पैसा डाले हो तो एलआईसी का रिसिप्ट होना चाहिए। अगर आपने मेडिक्लेम में पैसा डाले हो तो मेडिक्लेम का रिसिप्ट का होना चाहिए। और ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको आईटीआर में डालना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपने एलआईसी इन्वेस्ट किए हो, मेडिक्लेम है तो आपके पास एलआईसी का पावती होना चाहिए, मेडिक्लेम में तो मेडिक्लेम का पावती होना चाहिए। कैपिटल गेन डिटेल्स, अगर आपने शेयर सेल किया है, बाय किया है तो उस केस में आपके पास कैपिटल गेन डिटेल्स होना चाहिए। ये ईजिली आपको यहाँ से मिल जाएगा, 26 ईएस में आपको ईजिली मिल जाएगा ये। रेंटल इनकम, अगर आपके पास रेंट का इनकम आ रहा है तो कितना इनकम साल भर में अपने अर्न किए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। लास्ट है डिविडेंड इनकम, सेकेंड लास्ट है डिविडेंड इनकम। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये ईजिली आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, एआईएस और टीआईएस में आपको दिख जाएगा आपका पूरे साल भर में डिविडेंड इनकम कितना है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको बैंक देती है, तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का भी आप बैंक से लेके रखिएगा। अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो उस केस में बैंक को एक मेल डाल दीजिए कि मुझे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक आपको ईमेल आईडी में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हो एआईएस एंड टीआईएस ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आपके इनकम टैक्स पोर्टल में ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, एआईएस और टीआईएस, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा कि आपका इनकम कितना है, टीडीएस कितना है। तो आप जब भी रिटर्न फाइलिंग करो आप अपना एआईएस और टीआईएस देख लो, उसके बाद ही रिटर्न फाइलिंग करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस।